चलो स्टूडेंट्स, देखिए हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी सिखाता जाऊंगा। बड़ा ही इजी फंडा है। पहले जान लेते हैं हेलोअरीन हमने किसको कहा था, जहां पर हेलोजन सीधा बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ARX। AR यानी कोई एरोमेटिक रिंग, सबसे आसान एरोमेटिक रिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा डिस्कस की गई है वो है बेंजीन रिंग। इसके अलावा और भी एरोमेटिक रिंग होती है जैसे नैफ्थलीन हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग जनरली हेलोजन अटैच टू बेंजीन रिंग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए बच्चा, अगर मैंने आपसे बात किया हेलोअरीन की केमिकल, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या, हम लोग ये हेलोअरीन को किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी हेलोजन को हटाना है यहाँ से और कोई दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। अब उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हमको पढ़ना है वो है, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन याद करवाना चाहता हूं जो कि हम लोग ने एलिफेटिक हैलाइड्स में देखा था, यानी R बॉन्डेड टू X। ठीक है, यहाँ पर ये जो R है वो एलिफेटिक चेन है, ना कि एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, अब एलिफेटिक वाले का रिएक्शन एरोमेटिक वाले से बहुत अलग होता है, क्योंकि एरोमेटिक वाले की प्रॉपर्टीज अलग होती है, एलिफेटिक वाले की प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो ये जो RX है यहाँ पर, ये जो कार्बन चेन है वो स्ट्रेट चेन है, इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, नॉट अ एरोमेटिक रिंग। अब इसके अंदर मैंने सोडियम का एक्शन किया होता तो आपको पता है सोडियम एक एक्सप्लोसिव मेटल है, इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर का मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसका रिएक्शन क्या होता, जी हाँ आपको पता है यहाँ पर 2 बार सोडियम लगता है, ये कंपाउंड भी 2 बार लगता, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ NaX निकल जाता और यहाँ से R बॉन्डेड टू R ऐसा कंपाउंड बनता। जी हाँ, हमने इसको कहा था ये है अल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा, ये अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर जो हमको है डबल कार्बन आइटम्स का अल्केन मिलता है, जिसे हम हायर अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम हायर अल्केन। ठीक है, इस तरह से हमको कंपाउंड मिलता है। अब आपको तो पता ही है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जी हाँ इसे कहते हैं वर्ड्स सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे, वर्ड्स सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर डबलिंग होता है, ऐसा मैंने आपको सिखाया। अब यही फंडा हम करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पर एलिफेटिक रिंग की जगह अब हम एरोमेटिक रिंग लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एरोमेटिक रिंग देता हूँ तो ये जो फंडा है वो कैसा दिखाई देगा बच्चा, कि यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि मान लेते हैं अपने पास में कोई एरोमेटिक रिंग है तो ARX लिख दिया, सेम रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ड्राई ईथर 2 टाइम्स ऑफ NaX निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि AR कनेक्टेड टू AR ऐसा कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि हम लोग ने क्या किया, बेंजीन रिंग ले लिया और बेंजीन रिंग पर मान लो कोई हेलोजन ले लिया, या कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल 2 बार लिए और इसमें 2 बार सोडियम का एटम ऐड कर दिया और ड्राई ईथर में इस रिएक्शन को कैरी आउट किया, तो क्या होगा, यहाँ से NaX ऐसा 2 बार निकल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ -2 टाइम्स ऑफ NaX और 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी कि नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा कि बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसे मैं कहता हूँ हेलो बेंजीन। अगर क्लोरीन होता तो मैं क्या कहता बेटा, क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन होता तो क्या कहता, ब्रोमो बेंजीन एक्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ पर X लगा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ हेलो बेंजीन। ठीक है, ये उसका IUPAC नेम है। अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो इसे मैं कहूंगा फिनाइल हैलाइड। अब जो भी हैलाइड होगा उसका नाम लिखिए, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर नाम क्या आएगा, फिनाइल हैलाइड। इस तरह से तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वहां पर क्या है, फिनाइल और फिनाइल दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बाईफिनाइल। क्या कहते हैं इसे, बाईफिनाइल। और यही एक उसका नाम है और कोई इसका नाम नहीं है। कोई डाइबेंजीन या फिर बेंजीन ट्वाइस ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का, दिस इज सिंपली बाईफिनाइल। ठीक है, तो इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ बाईफिनाइल कंपाउंड यू मस्ट हैव फिनाइल हैलाइड एंड यू मस्ट डू द एक्शन ऑफ सोडियम। तो आप सोच रहे हो कि सर ये तो सेम ही रिएक्शन, तो क्या इसका भी नाम हम वर्ड्स सिंथेसिस रख दे? तो जी नहीं, इसका नाम वर्ड सिंथेसिस नहीं है, इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, फिटिग। FITTIG, फिटिग रिएक्शन। जी हाँ सही सुना आपने, इसका नाम है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई वर्ड सिंथेसिस ऐसा कहे तो अब याद रखिए अल्काइल हैलाइड मिक्स होता है और हायर अल्केन बनता है। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड गिव्स एलिफेटिक कंपाउंड लाइक दैट। ठीक है, और मैं अगर फिटिग रिएक्शन की बात करता हूँ, फंडा सेम है, बस एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड बनता है बाईफिनाइल। डू रिमेंबर द वर्ड बाईफिनाइल, क्योंकि ऑलवेज यू विल ऑलवेज सी हेलो बेंजीन। आपको और कोई एरोमेटिक रिंग नहीं देने वाला है इस रिएक्शन के अंदर, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, क्योंकि पूरे टेक्स्ट में मैक्सिमम ऐसे ही कंपाउंड डिस्कस किए हैं कि हेलोजन इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। आई हैव नेवर सीन अ एग्जांपल इन व्हिच हेलोजन इज अटैच्ड टू एंथ्रासीन और हेलोजन इज अटैच्ड टू नैफ्थलीन और एक्सेट्रा। मोस्टली दिस इज सीन। तो डू रिमेंबर दिस रिएक्शन बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड लाइक
राइट शॉर्ट नोट ऑन फिटिक रिएक्शन। तो आपको तो पता ही है, अगर शॉर्ट नोट है और नेम रिएक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप खुद से लिख ही सकते हैं। अब तक तो आपको इतना आ ही गया होगा कि आप लिखेंगे फिटिक रिएक्शन, फिर उस पर लिखेंगे इन दिस रिएक्शन वी मेक हेलोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू ऑब्टेन अ कंपाउंड कॉल्ड बाइफिनाइल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये फंडा क्लियर है। इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा लेके कर सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा दिमाग और लगाया, मैंने ये सोचा कि एरोमेटिक रिंग से एरोमेटिक रिंग कंबाइन हो रही है। ठीक है, ये फिटिक रिएक्शन है। हम लोग ने देखा था RX के अंदर 2 टाइम सोडियम डालते हैं, ऑब्वियसली ये भी 2 बार होगा, और ड्राई ईथर में रिएक्शन करते हैं तो R बॉन्डेड टू R बनता है। तो ये जो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वर्ड सिंथेसिस। क्यों ना हम दोनों को कंबाइन कर लें। इसका मतलब क्या है, मैं एक मॉलिक्यूल एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड लूंगा और एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एरोमेटिक हैलाइड लूंगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एलिफेटिक हैलाइड लूंगा, एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक हैलाइड लूंगा, तो क्या बनेगा, एक चेन एरोमेटिक रहेगी और एक चेन एलिफेटिक रहेगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। लेट मी वाइट दिस ऑफ। उम्मीद करता हूँ आपने बुक में लिखा होगा फिटिक रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन, जो कि इसका एक IUPAC नेम है ना। वो हेलोजन कौन सा, उस पर डिपेंड करेगा उसके आगे क्या आएगा। कॉमन नेम अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है फिनाइल हैलाइड। एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, IUPAC तो आपको देने आता है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, लाइक दैट। और मैंने इनका रिएक्शन कर दिया सोडियम में, तो अब क्या होगा, क्या मुझे बता सकते हैं क्या हो सकता है ड्राई ईथर के अंदर रिएक्शन क्या दो। आप कहेंगे कि 2 बार सोडियम यूज कीजिए सर, तो एक Na और X यहाँ से निकलेगा, एक Na और X यहाँ से निकलेगा, तो आप मैं यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ NX निकाल देंगे। ये R जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आपको आ ही गई होगी ना अब तक कि R जो है वो किससे जुड़ गया, बेंजीन रिंग से जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप हमको मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या कहते हैं हम इसे, अल्काइल बेंजीन। यहाँ पर एक एलिफेटिक रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है, सही बात चल रही है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे ऐसा कहूं कि इस रिएक्शन में हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो जरा सोचिए कैसे। 3 प्रोडक्ट्स इसलिए क्योंकि अगर देखिए मैं ये 2 सोडियम ले लेता हूँ और मैक्सिमम, या फिर ऐसा कहता हूँ मैं लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम लेता हूँ, तो ये जो है वो सेल्फ रिएक्शन करके फिटिक मॉलिक्यूल देगा, यानी क्या देगा, बाइफिनाइल। ये जो है वो सेल्फ रिएक्शन करके हम लोग को हायर अल्केन देगा, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमने वर्ड सिंथेसिस को, जो कि अल्काइल हैलाइड में अप्लाई होता है, और फिटिक रिएक्शन को, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में अप्लाई होता है, दोनों को मिक्स कर दिया है। तो इस रिएक्शन का नाम बनेगा वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें वर्ड सिंथेसिस का भी पार्ट आ रहा है, फिटिक का भी पार्ट आ रहा है। तो ये जो पूरा रिएक्शन इसमें कहूंगा वर्ड्स फिटिक। तो इस हिसाब से आपको 3 रिएक्शन याद होने चाहिए जो सोडियम मेटल के थ्रू हमने किए थे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अल्काइल हैलाइड यानी एलिफेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर आप सोडियम का एक्शन करते तो हायर अल्केन मिलता है, जिसे वर्ड सिंथेसिस कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर सोडियम का एक्शन करते तो आपको बाइफिनाइल मिलता है, जिसे हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक लिया, एक मॉलिक्यूल एलिफेटिक लिया, तो हमको दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यानी अल्काइल बेंजीन देखने को मिलता है, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। माइंड यू नॉट, इसके अंदर सेल्फ प्रोडक्ट भी बनने की पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बना के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको याद रहेगा कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, वर्ड सिंथेसिस जो कि मैंने किया है, फिटिक सिंथेसिस आज हमने सीखा, और वर्ड्स फिटिक क्या होता है वो भी हमने सीखा। तो चलिए इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर। देखिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 एग्जांपल, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में कहा है प्रिपेयर बाइफिनाइल। तो आपको पता है बाइफिनाइल इज ओनली गिवन बाय फिटिक रिएक्शन व्हिच 2 एरोमेटिक हैलाइड शुड रिएक्ट विद सोडियम। तो 2 एरोमेटिक हैलाइड यानी यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन, और उस पर ले लेते कोई भी हेलोजन, मान लेते हैं क्लोरीन ले लिया, इसको 2 बार लेंगे और 2 बार इसमें सोडियम ऐड करेंगे। पूरा रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, यहाँ से निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NaCl। ठीक है, और 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी। आप थोड़ा टेढ़ा करके बता दीजिए या ऐसा करके बता दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, एज लॉन्ग एज 2 बेंजीन रिंग्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी कंपाउंड का नाम है बेटा बाइफिनाइल। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने जनरेट कर दिया। इसके नीचे आप इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम लिख सकते हैं।
ठीक है, ये जो चीजें आपको आती है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत फेमसली पूछा गया है कि एक्शन ऑफ सोडियम ऑन मिक्सचर ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड फिनाइल क्लोराइड। तो चलिए फिनाइल क्लोराइड बनाते हैं, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग और उस पर क्लोरीन यानी इस तरह से Cl बना दिया। फिनाइल क्लोराइड उसका कॉमन नेम IUPAC नेम में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कहते हैं क्लोरो बेंजीन, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। और इसमें ऐड करेंगे इथाइल क्लोराइड दैट इज CH3CH2Cl, ठीक है। और इसमें मैंने यूज किया एक्शन ऑफ सोडियम। अब आप जानते हैं 2 सोडियम लगेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ NaCl निकल जाएगा। पूरा रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, भूलना मत, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इथाइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो रहा होगा, तो देखिए जहां से क्लोरीन निकल गया ना वहीं पर CH2CH3 का बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की तो आप बोल सकते हैं इसे इथाइल बेंजीन, क्या कह सकते हैं आप इसे, इथाइल बेंजीन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा रिएक्शन बहुत ही फेमस है, देखिए प्रिपेयर टोलुइन, ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। प्रिपेयर टोलुइन फ्रॉम फिनाइल ब्रोमाइड, क्योंकि बच्चे लोग को याद ही नहीं आता कि टोलुइन क्या होता है, तो हमको याद है क्योंकि हम एक स्मार्ट स्टूडेंट है। तो देखिए बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप होता है ना तो इसे हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, क्या कहते हैं इसे, मिथाइल बेंजीन। और इसी को फेमस नेम में हमने कहा था कि इसे कहा जाएगा टोलुइन, ठीक है। और ये तो हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि इसे टोलुइन कहते हैं। तो चलिए इसको प्रिपेयर करना है, आप देख सकते हैं कहां से प्रिपेयर करना है, फिनाइल ब्रोमाइड से। तो लेट मी राइट फिनाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, ये फिनाइल हो गया और उस पर ये आ गया ब्रोमीन, ठीक है। तो ये कॉमन नेम दिया हुआ है, तो चलो मैं IUPAC लिख देता हूँ कि इसका नाम आएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। कौन सा नाम है ये, IUPAC नेम है, कॉमन नेम यहाँ दिया हुआ। आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। यू वांट मिथाइल ग्रुप, तो देखिए मिथाइल ग्रुप लिखना पड़ेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप चाहिए। अब मान लेते हैं इधर भी मैंने ब्रोमीन ले लिया और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ NaBr जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ऑब्वियसली रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, साथ में 2 टाइम्स ऑफ NaBr निकल रहा होगा। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर टोलुइन यूजिंग दिस रिएक्शन। नाउ कुड यू टेल मी व्हिच रिएक्शन इज दिस? You can see biphenyl forming and this is called as Fittig reaction because the molecule reacting it is alkyl, aromatic halide only, ठीक है। Now what kind of reaction is this? So you can see one aromatic compound and one aliphatic compound. So this is a combinational product, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं aromatic derivative, ठीक है। तो इसका जो नाम है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, Wurtz Fittig reaction, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है, तो ये भी एक्चुअली वर्ड्स फिटिक रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको बड़े अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए जब भी आप वर्ड्स फिटिक रिएक्शन करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट मिलता है और ये वाला जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में कभी भी दिया लिख करके दिया नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ वही लिखते हैं। और सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बहुत बहुत कम बनते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर बनते हैं, इसलिए हम लिखते ही नहीं है। तो आपकी बुक में ऐसा कहा गया है कि यू विल ओनली ऑब्टेन बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, विच इज करेक्ट आंसर, विच इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सेल्फ प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ये फंडा क्लियर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है देखते हैं। तो देखिए अगला रिएक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है कि एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एरोमेटिक हैलाइड्स। तो देखिए अब मैं कर रहा हूँ मैग्नीशियम मेटल का एक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जब हम लोग ने एलिफैटिक कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हम लोग ने मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ऑब्वियसली। तो हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम के पास थोड़ी सी खास प्रॉपर्टी होती है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में घुस जाता है और ये RMgX ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि बहुत 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 अनस्टेबल होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। और ड्राई ईथर का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो किसी भी ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है R bonded to O bonded to R। तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को देता है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को देता है टेम्पररीली, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इस वजह से वो स्टेबल रहता है। जैसे अपने ड्राई ईथर हटा दिया तो बताइए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। और इसी को हमने क्या कहा था कि ये एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सही बात है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और फटाक से मेरे साथ रिवाइज कर पा रहे होंगे आप लोग कि ग्रिग्नार्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था। चलिए जरा वो चार्ट आपके दिमाग में लाइए, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको सारा चार्ट याद होगा, ठीक है। दैट इज जस्ट माई विश। अगर ये सच है कि आपको वो चार्ट याद है तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं याद है कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते। देखिए हमने देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम लोग 3 चीज ऐसी डालेंगे जिसके वजह से ग्रिग्नार्ड अपने आप को डिकम्पोज कर देगा या खराब कर देगा। कौन सी 3 चीज? या तो ग्रिग्नार्ड में आप पानी डालो, वो खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, या तो आप अल्कोहल डालो तो वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, या तो आप डाल दो अमाइंस या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कहा था।
तो ये जो चीजें हैं अगर हम लोग ने ग्रिग्नार्ड में ऐड की तो ग्रिग्नार्ड अपने आप को डिकम्पोज कर देगा और अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ये सिखाया था। ठीक है, दूसरा हमने सीखा था कि ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया फॉर्मेल्डिहाइड तो यू विल ऑलवेज ऑब्टेन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप रिमेंबर कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ग्रिग्नार्ड में ऐड करते हैं एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, दैट मींस अल्डिहाइड विद मोर देन 1 कार्बन एटम्स, ठीक है, यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल। सपोज इफ यू ऐड कीटोन टू अ ग्रिग्नार्ड you will get 3 degree alcohol. ठीक है, adding alkyl cyanide to grignard will give you ketone. ठीक है, adding dry ice that is solid carbon dioxide to grignard reagent will give you carboxylic acid. तो इस तरह से मैंने ये रिएक्शन आपको करवाए थे, उम्मीद करता हूँ याद कर पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रहा है किसमें हो रहा है, एलिफेटिक चेन में हो रहा है। अब मैं यही रिएक्शंस करूंगा बेंजीन रिंग लेकर के, क्योंकि हम पढ़ रहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, बस यहां पर हो जाएगा एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हेलोजन, जिसे मैं कहूंगा हेलो बेंजीन। कॉमन नेम आप लिख सकते हैं फिनाइल हैलाइड, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे। मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा कि बेंजीन रिंग है। मैग्नीशियम के पास ऐसी खास प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में आ जाएगा। देखिए ये कार्बन और ये हेलोजन के बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम आ चुका है। ठीक है, यहाँ से ड्राई ईथर अपने पैराफिट और मैग्नीशियम को देगा ही, क्योंकि तो ही तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है कि नहीं। ये आपको बताना नहीं है एरो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ड्राई ईथर मीडियम क्यों यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रिग्नार्ड हमेशा हम लोग एनहाइड्रस मीडियम में बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड के होने वाले रिएक्शन हमेशा हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। ऐसा क्यों है? अरे एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा कंडीशन, बिना पानी का कंडीशन। कॉमन सेंस है ना, मैंने आपको सिखाया कि ग्रिग्नार्ड के अंदर आप पानी डालोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, अल्केन में। इसलिए हम ऐसा ट्राई करते हैं कि हमेशा ग्रिग्नार्ड पानी से दूर रहे, एनहाइड्रस कंडीशन रहे, क्योंकि थोड़ा भी पानी आएगा तो वो अपने आप को डिकम्पोज करके अल्केन बना लेगा और रिएक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए करते हैं रिएक्शन क्योंकि वो अपने आप को डिकम्पोज कर देता है वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, वो तो हमने सीखा है। और एक बात याद रखना कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में इसलिए होता है क्योंकि ड्राई ईथर के दोनों लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन स्टेबिलाईज करते हैं मैग्नीशियम को बाई डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा? सही बात है, बेंजीन है तो क्या कहेंगे, फिनाइल, फिर क्या कहेंगे, मैग्नीशियम, और फिर क्या कहेंगे, हेलाइड। तो ये कंपाउंड बन रहा है फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड, और ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ग्रिग्नार्ड का चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो अब होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ कि चलिए ये वाला कंपाउंड है, देखिए इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले ये प्रिपेयर करके बताइए ऑप्शन ए से कि ए में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये कंपाउंड बने। सही बात है, ऊपर ही देख सकते हैं ना, करेक्ट। तो चलिए, हाँ, तो मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम का एक्शन करने पे ड्राई ईथर में क्या बनता है, तो ए ढूंढना है आपको। सही, अब देखिए इसके अंदर मैं आपको अलग अलग रिएक्शन दूंगा कि चलिए इसके अंदर हमने अगर वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, आपको तो पता ही है कि मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर कॉम्प्लेक्स का हम करने वाले हाइड्रोलिसिस, तो आपको कंपाउंड मिलेगा बी। अब आपको बी ढूंढना है क्या होगा। ठीक, चलिए दूसरा मैं ऐड करता हूँ कि चलिए इसमें मैंने ऐड कर दिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स का आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर मिलेगा सी, आपको सी ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, चलिए प्रोपियोन अल्डिहाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर से एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, आपको मिलेगा डी। उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ग्रिग्नार्ड के बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होता है, मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव वाले इसमें कहाँ अटैक करेंगे, तो इसके अंदर आपको चार्जेस लिखने पड़ेंगे। जैसे बताता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, तो ये मैग्नीशियम नेगेटिव पे जाएगा, और ये जो कार्बन है यानी बेंजीन रिंग जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। मैं करके नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर क्या ही मतलब होगा ना, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने आपको दिया कि चलिए एक्शन कर दिया आपने एसीटोन का, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, सी डबल बॉन्ड O होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो आपको फिर से यहाँ पर एक क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है और ई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो चलिए एक और रिएक्शन दे देता हूँ कि यहाँ पर आपने ऐड कर लिया, मान लेते हैं मिथाइल साइनाइड को, तो आपको फिर से यहाँ पर बेटा एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स का आप क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोलिसिस, आपको प्रोडक्ट एफ मिलेगा, ढूंढना है। और एक रिएक्शन और देता हूँ कि इसमें आपने ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसका आपको करना है हाइड्रोलिसिस और आपको ढूंढना है प्रोडक्ट जी। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको ग्रिग्नार्ड का पूरा ही चार्ट लिख के दे दिया है।
ठीक है। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं और मुझे बताना है कि आपको कंपाउंड क्या आ रहा है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भेजिए आप मुझे होमवर्क करके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर this reaction which has magnesium metal. Everything is same just like Grignard. Revise Grignard and try this reaction. Only फर्क is कि वहां पर R यानी एलिफेटिक चेन था, यहाँ पर बेंजीन नहीं है, बस और कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले रिएक्शन के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये था एक्शन ऑफ मेटल्स जिसमें दो पड़े, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोबेंजीन यानी हेलोअरीन का हम लोग क्या पढ़ने वाले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, इसी को ही हमने प्यार से एसएन रिएक्शन ऐसा कहा था, यानी हमने इसका मैकेनिज्म देखा है SN1 एंड SN2। तो सर वहां पर जो भी हम लोग ने हैलोजन हटा के न्यूक्लियोफाइल लाया था उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूँ दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड और X, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए R बॉन्डेड टू OH में, तो आप क्या देख रहे हैं, X जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर जो OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब दिस इज लिविंग ग्रुप आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो हमने देखा था कि ये SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा डिग्री। अगर ये 1 डिग्री होगा तो SN2 से रिएक्शन होता है, अगर ये 3 डिग्री होगा तो SN1 से रिएक्शन होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी बहुत डिटेल में, मुझे वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन में ऐड क्या किया था, हमने ऐड किया था एक्वियस KOH, या तो हमने ऐड किया था एक्वियस NaOH, या तो फिर हम सिंपली क्या करते हैं Ag2O प्लस H2O ऐड करते हैं, दैट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि इसके वजह से क्या जनरेट होता है AgOH, जो कि ये काम कर रहा होता है। सही है, और इसको हम लोग प्यार से बताइए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्कलाइन यानी बेस और हाइड्रोलिसिस यानी रिएक्शन विद वाटर यानी एक्वियस बेस की यूज कर रहे हैं ना, तो इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो देखिए ये ऐसा रिएक्शन हमने किया था, बड़ा सिंपल। तो अब यही रिएक्शन में करने की ट्राई करूंगा जब आपके पास में एलिफेटिक नहीं बल्कि एरोमेटिक रिंग होगा, यानी हेलोअरीन पे। तो देखिए मैं देखता हूं कि मैंने अगर कोई हेलो अरीन एग्जांपल लिया, जैसे कि मान लेते हैं इसे कहेंगे हेलोबेंजीन, ठीक है। चलिए अब इसका रिएक्शन मैंने करना है, तो ध्यान से सुनिए, अगर मैंने इसमें यूज किया एक्वियस KOH या फिर एक्वियस NaOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर से X हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा OH, तो जो हेलोबेंजीन है अब वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली KOH यूज किया है तो यहाँ से KX निकल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। करेक्ट है, ये हो जाएगा आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल और ये हो जाएगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने इसके अंदर ये ऐड किया, मैं 1 घंटा रुका, 2 घंटा रुका, 3 घंटा रुका, 5 घंटा रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा, ये रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, होना तो दूर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे काम नहीं बन रहा है। यहाँ पर हो रहा था नो प्रॉब्लम, यहाँ पर SN1 से SN2 से जो भी सब्स्टिट्यूट आप लेंगे उस पर डिपेंड करके रिएक्शन हो तो रहा था। यहाँ पर SN1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, SN2 भी नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 मैकेनिज्म भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एंड देन अटैक, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। SN2 यानी साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। तो अब मैंने क्या सोचा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से SN1 SN2 दोनों ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा नहीं है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करना इज डिफिकल्ट। अब व्हाई इट इज डिफिकल्ट, उसके रीजन पे आते हैं। पहले रिएक्शन में अगर मेरे को करना है कन्वर्ट तो कैसे करूं, तो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, सबसे पहले इस कंपाउंड को NaOH के साथ में रिएक्ट करवाइए, ठीक है। 623 केल्विन का टेम्परेचर, 623 केल्विन 400 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 623 केल्विन का टेम्परेचर, 150 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, 150 आपके सर पे इस वक्त एयर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। आपके कुकर का सीटी है ना वो 2 एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है, इतना वजन वाला सीटी जो नोजल है वो ऊपर होता है, तो 2 एटमॉस्फेयर। तो सोचिए 150 एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो देखिए 623 केल्विन एंड 150 इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज करूंगा ना, उसके बावजूद भी यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से H और X निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, जो X है वो H के साथ गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड। और इसके बाद में मैं करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कहता हूँ? एसिड हाइड्रोलिसिस। और मैं आपको बहुत अच्छे से पहले ही डिटेल में सिखा चुका हूँ कि एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस में हम एसिड वाला पानी यूज करते हैं जहां पर पानी रिएक्ट करता है और एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वाटर एंड H+, या तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि H3O+, या तो फिर मैं अगर लिखूँ डाइल्यूट HCl, क्योंकि देखिए डाइल्यूट HCl में डाइल्यूट यानी पानी होगा और HCl तो एसिड है ना, तो एसिड का कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। या तो फिर मैं लिख दूं डाइल्यूट H2SO4, ये भी एसिड वाला पानी ही हो गया ना। या फिर मैं लिख दूं वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम सोडा कहते हैं, क्योंकि इससे क्या जनरेट होगा? H2CO3 विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, जो कि आपके सादे सोडा में होता है, फ्लेवर वाला सोडा नहीं, सादा सोडा जो होता है उसमें यही तो होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर में मिक्स करके आपको दे देते हैं, तो उसे वो लोग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन यूज करो, आप समझ सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस को लिखने के तरीके हैं। आई कैन राइट एसिड हाइड्रोलिसिस, आई कैन राइट एसिड वाला पानी, आई कैन राइट H3O+, आई कैन राइट डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2O4, आई कैन इवन राइट H2CO3 या फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These are the possible ways, out of which only one has to be mentioned while you write in exam, right? तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, क्योंकि यहाँ से वाटर में से H इस O पर आएगा और OH Na के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आपको NaOH मिलेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा, बट आपको ऐसा कुछ मिलेगा NaOH। ठीक है सर, अगर मैंने HCl यूज किया होता तो हाँ तो NaCl मिलता। सर H2SO4 यूज किया होता तो हाँ तो Na2SO4 मिलता। सर ये यूज किया होता तो हाँ तो देखो Na2CO3 मिलता। अब तो डिपेंड करता है ना कौन सा क्या यूज कर रहा है, उस हिसाब से साइड प्रोडक्ट मिलते रहेगा। सही है, पर मेन काम क्या है, ये कंपाउंड जनरेट हुआ जिसका नाम क्या है? फिनॉल। आपको ऐसा लगा X को हटा के OH लाना है तो पुराना तरीका यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्टार्टिंग मटेरियल कौन है? एरोमेटिक है। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल कौन है? एलिफेटिक है। एलिफेटिक में रिएक्शन आसानी से हो रहा है, आप या तो SN1 से करके देख लेंगे या तो SN2 से। पर एरोमेटिक में हमने क्या देखा? रिएक्शन हुआ ही नहीं। SN1 तो हो ही रहा है, SN2 भी नहीं होने वाला है। तो मैंने बहुत दिमाग लगा के इतनी हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इतना विगरस कंडीशन, हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोडक्ट बनाया। इससे एक बात क्लियर होती है, एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं अंडरगो करते हैं लेकिन विगरस कंडीशन के बाद करते हैं, डायरेक्टली रेडिली अंडरगो नहीं होते। मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट इन एरोमेटिक हैलाइड्स and they are very easy in aliphatic halides. You can see SN1 SN2 here, but you can't see either of them here. सही बात है। चलिए, तो सर इस रिएक्शन का नाम क्या? इतना बड़ा रिएक्शन है तो नाम तो होगा ना, तो ध्यान से सुनिए। इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। क्या नाम है इसका? डाउस प्रोसेस। काउ नहीं है, डाउ है, डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो डाउस प्रोसेस में आप सबसे पहले एक हेलोबेंजीन लेते हैं जिसमें NaOH 623 केल्विन 150 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाते हैं, जिसके जिससे आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे आपको फिनॉल मिलता है। बोलने की बात क्या है, एरोमेटिक हैलाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विच इज इन नेक्स्ट चैप्टर। तो ये रिएक्शन फिर से आने वाला है, तो ये अभी ही लर्न कर लीजिए, वहां पर मैं आपको सिखाने नहीं बैठूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। सही है, तो लर्न दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस। यू कैन राइट the description of this reaction on your own, that is simple। ठीक है, I hope you all will learn this reaction। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये बेंजीन के ऊपर X है और उसको फिनॉल बनाने का है ना, तो ऐसा रिएक्शन नहीं करने का, इससे नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्यों डिफिकल्ट होता है, उसका आंसर मैं देता हूँ पहले, और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे कौन कौन से रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक वाले जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा रिएक्शन बताता हूँ आपको। अब दूसरे रिएक्शन के अंदर क्या है, करना यही है कि हेलो बेंजीन से फिनॉल बनाना है, बट थोड़ी कंडीशंस आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउस प्रोसेस आपने बड़े अच्छे तरह से लिखा होगा, तो रब कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा रिएक्शन सिखाता हूँ जिसे हम कहते हैं रैस्चिग्स प्रोसेस। ये भी एक नई रिएक्शन है, क्या नाम है? रैस्चिग्स प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है, हेलोबेंजीन लीजिए। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। इसमें क्या करिए, इसमें स्टीम डालिए। स्टीम समझते हैं, वाटर ही होता है, बस इतना हाई टेम्परेचर पे होता है कि वो भाप बन जाता है, स्टीम। सही है, तो देखना HX निकल जाएगा, तो HX निकाल दे और OH इस पे आ जाएगा। अरे सर
इतना आसान है क्या? अरे आसान नहीं है भाई। ये रिएक्शन स्टीम वाला है ना, हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना इधर कैटलिस्ट लगेगा, CA3PO4 ट्वाइस। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है ये? कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 ट्वाइस। ठीक है, या तो आप डाल सकते हैं SiO2, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। टेम्परेचर रेंज यहाँ पर होगा 698 केल्विन। 698 केल्विन मतलब ये भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, 400-500 डिग्री तक चले जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, इसे हम कहते हैं रेस्टिक्स प्रोसेस। सर डाउस प्रोसेस में हेलो बेंजीन से फिनॉल बनाया था, रेस्टिक्स प्रोसेस में भी आप हेलो बेंजीन से फिनॉल ही बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये भूल गया, आप फिनॉल ही बना रहे हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग नेम रिएक्शन है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, दोनों अलग अलग तरीके से ये प्रोडक्ट बना के बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही रिएक्शन डिफिकल्ट है। अभी भी हमको यही मिल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक कंपाउंड इज डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट यू शुड नो इट इज डिफिकल्ट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सही बात है। अब चलिए ये रिएक्शन को थोड़ा सा मैं याद रखने का टेक्निक बताता हूँ जो मैंने खुद डेवलप किया था। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ये रिएक्शन अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो मैं आपके दांत तोड़ दूंगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कहूंगा? ठीक है, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। दांत जो होता है ना अपना टीथ, उसका जो एनामल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो अगर ये रिएक्शन नहीं आएगा ना तो मैं आपके दांत तोड़ के इस रिएक्शन में डाल दूंगा। तो आपको याद आना चाहिए, दांत टूटा मतलब दांत में क्या होता है? एनामल। एनामल किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, यानी इसके अंदर कैटलिस्ट लगेगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है सर, अगर फिर भी याद नहीं रहा तो? अगर फिर भी याद नहीं रहा ना तो मेरी सारी मेहनत पे पानी नहीं मिट्टी फिर जाएगी। क्यों मिट्टी? क्योंकि SiO2 इसे हम कहते हैं सैंड, मिट्टी। ठीक है, मैं मिट्टी कहता हूँ इसे। ध्यान रखिए, आपके दांत तोड़ दूंगा इस रिएक्शन में, दैट मीन्स यू विल रिमेंबर CA3PO4 ट्वाइस, या फिर मेरी मेहनत पे मिट्टी फिर गई। मिट्टी को क्या कहते हैं? SiO2। ठीक है, तो याद रखिए 698 केल्विन एंड स्टीम। याद रखना इस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। वाटर नहीं डालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पानी डाल दिया और गर्म किया बाद में रिएक्शन, ऐसा नहीं, पहले से ही स्टीम पास करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ रेस्टिक्स प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना सिंपली रिएक्शन होने वाला नहीं है। तीसरा रिएक्शन बताता हूँ, देखो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे को ये RX जो है, जो कि हमने पहले पढ़ा था अल्काइल हैलाइड, इसको कन्वर्ट करने का है RNH2 में, RNH2 में। ठीक है, तो क्या करने का? अमोनिया ग्रुप लाने का, तो अमोनोलिसिस करने का, तो इसका मतलब अमोनिया से रिएक्ट करवाने का एक्सेस में। और कंडीशन आप जानते हैं 373 केल्विन अंडर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, जिसको हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस ऐसा कहा था कि ना, इसका ड्रॉबैक वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ सीखा है। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, कंडीशन सेट करते हैं, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। सही है, साइड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा HX। इसका ड्रॉबैक वगैरह सब बात है, ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब ये ही रिएक्शन मैं करने की कोशिश करता हूँ एरोमेटिक में। तो मैंने एरोमेटिक हैलाइड लिया। ठीक है, ऑलराइट, मैंने सारी कंडीशन अप्लाई की, मैंने इसमें अमोनिया ऐड कर दिया एक्सेस में। ठीक है, 373 केल्विन लगा दिया अंडर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि X हट जाएगा, उसके जगह NH2 आ जाएगा, X नेगेटिव है, NH2 भी नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए जैसे इसके अंदर हो रहा है। या तो ये SN1 से हो रहा होगा या तो SN2 से हो रहा होगा, डिपेंड करता है कि आपका सबस्ट्रेट क्या है और कंडीशन क्या है। सही है, तो यहाँ पर भी मैंने सोचा या तो SN1 दिखेगा या तो SN2 दिखेगा। मैं वेट कर रहा हूँ रिएक्शन, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? ये रिएक्शन इतनी आसान कंडीशन से नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट इन दिस कंपाउंड। तो अब मैंने क्या किया? कंडीशंस को विगरस कर दिया। ठीक है, तो विगरस कैसे किया? ध्यान से देखिए, इसमें मैंने यूज किया अमोनिया पर एक कैटलिस्ट यूज किया Cu2 कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, टेम्परेचर रेंज बढ़ा दी इसकी मैंने, 423 केल्विन का टेम्परेचर कर दिया। तो यहाँ पर अब जाके मुझे ये कंपाउंड मिलेगा बेंजीन के ऊपर NH2 एंड सम साइड प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली ये सब जो कचरा है ना Cu2 वो सब साइड प्रोडक्ट्स में निकल जाएगा, जिसको मेंशन करने की मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे बहुत आसानी से रिएक्शन हो रहा था, बट यहाँ पर कंडीशंस विगरस हो रही है, कैटलिस्ट यूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? These reactions are not simple. Because of aromatic ring, this reaction becomes extremely difficult. Sir, why does it become difficult? I'll come to that point, but you should know that these reactions are difficult. ठीक है? Same way. Suppose if I ask you to nucleophilically convert RX into RCN, तो मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे करते थे? तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं बेटा अल्कोहलिक KCN और इवन आई कैन ऐड अल्कोहलिक NaCN. ठीक है सर, व्हाट इफ आई ऐड AgCN to this compound?
So you know AgCN is a covalent compound, hence bond will form from nitrogen and you will get isocyanide and not RCN. You will get RNC. ठीक है, बट व्हाट आई वांट RCN. CN चाहिए तो साइनाइड यानी KCN यूज करो या तो NaCN यूज करो एल्कोहलिक मीडियम में. यहाँ पर देखिए X नेगेटिव CN नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. इधर इट विल गो फ्रॉम SN1 और SN2 डिपेंड्स अपॉन द सब्सट्रेट एंड द कंडीशंस. सही है. तो मैंने सोचा यही रिएक्शन अब एरोमेटिक कंपाउंड में करके देख लेते हैं. तो मैंने क्या किया, एरोमेटिक हैलाइड लिया. ठीक है, इसके अंदर एक्शन कर दिया अल्कोहलिक KCN का, अल्कोहलिक NaCN का, दो में से किसी भी एक का. और मैं वेट कर रहा था कि कब जाके मेरा X हट जाए, उसकी जगह क्या आ जाए CN, तो मेरा फिनाइल साइनाइड कंपाउंड बने. मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया लेकिन रिएक्शन हुआ ही नहीं. इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट. ठीक है, नहीं होता है. तो कंडीशंस विगरस कर देता है. चलिए कंडीशंस विगरस करते हैं. तो देखिए मैं ऐड करूंगा इसमें अल्कोहलिक KCN पर इस बार ऐड कर दूंगा कॉपर. ठीक है, 423 केल्विन पे. ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट लग रहा है, तब जाके मेरा ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन रहा है. ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से हो रहा है, यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है. समझ में आ रही है ये बात है. ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में डिफिकल्ट हो रहे हैं और एलिफेटिक कंपाउंड में बड़े आसानी से हो रहे हैं. इसके कुछ रीजंस है जो मैं इस वक्त बोर्ड पे लिखूंगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते लिखूंगा तो टाइम जाएगा. तो मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट. ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी एसएन रिएक्शंस ऑफ हेलो बेंजीन आर डिफिकल्ट, गिव रीजन. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए. पॉइंट नंबर 1 फॉर द रीजनिंग. इन अल्काइल हैलाइड्स दैट इज RX, हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी X जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन पे हुआ, which has less electronegativity, या फिर मैं ऐसा कहूं which is less S कैरेक्टर. sp3 के अंदर S कैरेक्टर होता है सिर्फ 25%, इसलिए उसका S कैरेक्टर कम है. अब मैं यहाँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है, इज लॉन्गर एंड वीक. लंबा बॉन्ड है और बॉन्ड बहुत ही वीक है. आपको तो पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा. ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ मैं कह रहा हूँ कि S कैरेक्टर बहुत कम है यानी 25% है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम है. अब देखिए अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही है, और ये जो कार्बन है इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ लार्ज हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ना. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? नहीं. तो ये बॉन्ड है ना वो लंबा हो जाएगा. तो बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 177 पिकोमीटर्स. 177 पिकोमीटर्स. ठीक है, ये नंबर याद रखिए कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना है, 177 पिकोमीटर्स. और मैं कहता हूँ बॉन्ड लंबा है इसलिए बॉन्ड वीक है. अगर बॉन्ड वीक है तो जल्दी ब्रेक होता है, और जल्दी ब्रेक होता है तो RX का बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना जल्दी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, क्योंकि X जो है वो लिविंग ग्रुप है. तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अटैकिंग ग्रुप आएगा कि नहीं. इसका मतलब क्या, यहाँ पर बहुत ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, बिकॉज बॉन्ड बहुत बड़ा है और इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड. लेकिन आगे देखिए, वेयर एज इन एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यानी क्या, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हैलोजन. तो आप देख सकते हैं हैलोजन एटम इज कनेक्टेड टू ये कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं विच हैज S कैरेक्टर मोर. ठीक है, फिर मोर S कैरेक्टर, क्योंकि sp2 के अंदर में अगर S कैरेक्टर निकालू तो वो आता है 33.33%. तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ 25% है और यहाँ पर 33.33% है. तो S कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. कैसे? बिकॉज हम जानते हैं कि S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन देख रहे हैं ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पर इस केस के अंदर. सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. जब दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दोनों पास में आ जाएगा ना. देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों खींचेगा तो बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाता है. ठीक है, ये मैं आपको एंट्रेंस के पॉइंट में भी सिखा चुका हूँ पहले भी. तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है कि जो बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, ध्यान से सुनिए, बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा हो करके हो जाता है 169 पिकोमीटर, जो कि एक्चुअली होना चाहिए 177 जैसे सब केस में होता है. बट sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया, वो गया 169. तो मुझे कहिए कौन सा बॉन्ड का लेंथ बड़ा है. आप कहेंगे इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा, यानी ये आसानी से ब्रेक होगा और रिएक्शन करके बताएगा.
यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना डिफिकल्ट है क्योंकि बॉन्ड का लेंथ बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, इसलिए दिस रिएक्शंस टेक लॉन्ग टाइम। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक रिएक्शन कैसे होगा, हाँ कि ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट रीजन है कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए डिफिकल्ट होता है और एलिफेटिक कंपाउंड के लिए इजी होता है। चलिए अब दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी राइट ऑन बोर्ड। देखिए दूसरा रीजन ये है कि इन हेलोअरीन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मैं सिखाता हूँ। चलिए पहले आप हेलोअरीन्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। तो देखिए ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स है, और इसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है जिसके पास बहुत सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, क्योंकि ऑटोमोस्ट शेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हेलोजन है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ट्राई करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इसका जो लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनना चाहेगा और उसी समय इसका बॉन्ड पेयर यहाँ पर लोन पेयर बनना चाहेगा। ये रेजोनेंस हमने पहले भी सीखा है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर हेलोजन एक था X, ठीक है, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। यहाँ का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर, वो बॉन्ड पेयर बन गया, और यहाँ का जो बॉन्ड पेयर था वो यहाँ पर लोन पेयर बन गया। अब हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खोया इसलिए वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन पाया इसलिए हो जाएगा नेगेटिव। बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर बनेगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा। तो आपको अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, X पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। ये बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर, और ये बॉन्ड पहले से नहीं था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब तक तो आगे सब समझ गए रहेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, नहीं तो एक सेकंड रुकिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फिर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऊपर। तो आपको लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, और ये कुछ इस तरह से बन गया। तो अगर मैं इन्हीं 5 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज रह रहा है, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ना हेलोजन ने, इसलिए। तो इस तरह का कुछ फंडा आ रहा है, सही बात है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये वाला, वो होना चाहिए था 177, बट निकला 169, बिकॉज ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही ज्यादा होता है। तो दोनों एक दूसरे का खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड छोटू हो जाएगा। तो ये 169 पिकोमीटर का हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो रहा था, पर रेजोनेंस होने की वजह से आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात, एक बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो रहा था अपने से, और रेजोनेंस की वजह से एक नहीं, इस वक्त डबल बॉन्ड भी आ रहा है। इसका मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब तो ब्रेकिंग और भी डिफिकल्ट हो जाएगी ना, क्योंकि एक छोटू बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर 2 छोटू बॉन्ड हो गए, 2। तो यहाँ पर ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये रीजन नंबर 2 है। चलिए मूव करते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए तीसरे और आखिरी रीजन पे आते हैं कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट होता है। अब ध्यान से सुनिए, 2 रीजन तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करना ही डिफिकल्ट होता है, दूसरा रीजन ये है कि एक बॉन्ड तो टूट नहीं रहा था लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है रेजोनेंस की वजह से। अब देखिए चलिए मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने जो सीखा है SN1 और SN2 अगर अप्लाई करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो देखिए मानते हैं SN2 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, SN2 मैकेनिज्म क्या था कि वो एक 1 स्टेप रिएक्शन था, जिसके अंदर बॉन्ड मेकिंग बाय, बॉन्ड कौन बनाता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बाय, बॉन्ड कौन ब्रेक करता है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, सॉरी X हेलोजन है ना, लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड ब्रेकिंग बाय लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में होना है ना, एक ही स्टेप में हो रहा है मतलब साइमल्टेनियस हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हैपेंस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली होता है। इसका मतलब देखिए कहां से अटैक होगा, फ्रंट साइड से तो कभी अटैक होता ही नहीं है, बैक साइड से अटैक भी होना चाहिए ना SN2 के अंदर। तो यहाँ पर हैपन साइमल्टेनियसली बाय बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ना, तो ऐसा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये रिवीजन कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, रिवीजन कर रहा हूँ कि SN2 के अंदर क्या क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एक ही साथ होता है, एक ही स्टेप के अंदर। तो इसे हम ऐसा कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग बाय लिविंग ग्रुप एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हैपन साइमल्टेनियसली
बाय बैक साइड अटैक ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये उसका थियरी था। उम्मीद करता हूँ आप याद कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा SN2 इसमें क्यों पॉसिबल नहीं होता है? SN2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। बिकॉज हेलोअरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। हेलोअरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल गेट्स रिपेल्ड अवे। ठीक है, मानते कि देखिए ये हेलोजन है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, और इस पर मैं OH माइनस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्रंट साइड तो ये अटैक करेगा ही नहीं। फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं करता आपको पता है? स्टैटिक रिपल्शन एंड स्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, अब मैंने सोचा कि ये क्या करेगा, एक पीछे से जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब पीछे से जाके अटैक करेगा तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये जो हेलोजन है आपके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है, बेंजीन रिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जिसकी वजह से, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है और बेंजीन रिंग पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेगा, इसलिए ना ही फ्रंट साइड अटैक कभी पॉसिबल होता है, इस वक्त बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है। और जब तक बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म भी नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई SN2 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल इन हेलोअरीन्स। उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि SN1 इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखा है मैंने? SN1 इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए पहले जरा रिवाइज कर लेते हैं कि SN1 मैकेनिज्म होता क्या है। तो देखिए अगर आप मेरे साथ रहें और रिवाइज करें तो आप भी मुझे बता सकते हैं SN1 में क्या होता है। बताइए कि अगर मैं लिखता हूँ SN1 मैकेनिज्म तो मुझे पता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फिर क्या होता है? कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कार्बन एंड द न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली, बॉन्ड मेकिंग इस तरह से। तो मैं कह रहा हूं कि SN1 भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं पॉसिबल है? इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो लिखिए, बिकॉज फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैंने हेलोअरीन लिया और इसमें SN1 मैकेनिज्म सोचा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कार्बन हेलोजन का। चलिए कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बेंजीन रिंग बचेगा इस तरह से, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा, तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। सही है, तो देखिए ये बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बन को आप देखिए, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बताइए sp2 हाइब्रिड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई s कैरेक्टर। अब जो कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या? ऐसा कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या? कि उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पसंद है, वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। अब ऐसा कार्बन जो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए उत्सुक है, sp2 हाइब्रिड है, हायर s कैरेक्टर है, उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसी से आप इलेक्ट्रॉन खींच लोगे, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो जाएगी ना, यहाँ पर डीस्टेबिलाईजेशन इफेक्ट दिखेगा। यानी फिनाइल कार्बोकैटायन दुनिया का सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, ऐसा मैं कहूंगा। अब जब दुनिया का सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन है तो क्या कंपाउंड रेडिली अपने आप को सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब आप देखिए, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने बैठे थे पर SN1 भी नहीं हो रहा है और SN2 भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर ही नहीं सकते। पर सर आपने बताया ना विगरस कंडीशन से कर सकते हैं। हाँ, विगरस कंडीशन से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैंने लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोबेंजीन आर डिफिकल्ट। मैंने ऐसा थोड़ी लिखा है आर इम्पॉसिबल, मैंने लिखा है डिफिकल्ट। और उसकी रीजन क्या है? 4 रीजन है जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ चुका है, ऐसा मान लीजिए हर ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और ये साल आने वाला है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए, चारों पॉइंट इतने अच्छी तरह से लर्न करिए कि आंख बंद करके डीन में भी पूछू तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अब आगे देख लेते हैं जरा सा। अब देखिए ऊपर हमने जो भी रीजंस डिस्कस किया इससे पता चलता है कि क्यों डिफिकल्ट होता है SN रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पर। ठीक है, पर इसका भी हमने कुछ तोड़ निकाला है कि मतलब अगर ये डिफिकल्ट है तो इसको आसान कैसे किया जाए। तो देखिए उस चारों पॉइंट्स के बाद में आपको लिखना चाहिए, ड्यू टू अबव मेंशन्ड रीजन SN रिएक्शंस आर डिफिकल्ट इन एरोमेटिक हैलाइड्स। ठीक है, बट इट इज ऑब्जर्व दैट by attaching electron withdrawing group, कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अ ग्रुप which pulls electron from benzene ring। ठीक है, ये सिखा चुका हूं मैं। जो भी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ऐसा सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस कैन बी डन विद सम ईज, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे
देखिए अगर मैं सिर्फ क्लोरीन के ऊपर रिएक्शन करता हूँ तो डायरेक्ट होता नहीं है, इसलिए मुझे विगरस कंडीशन जैसे डाउस प्रोसेस, रास्टिक प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर देखिए मैं इसी हैलोजन के वाले कंपाउंड के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करता हूँ ऑर्थो पोजीशंस पर, ठीक है, ऐसा NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि अटैच किया गया है जैसा ऐसा कहा गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए मैं NaOH यूज कर रहा हूँ पर मुझे टेम्परेचर कम लग रहेगा, 433 केल्विन ही लग रहा है, ठीक है, और 433 केल्विन के साथ में मुझे यहाँ लगेगा हाइड्रोलिसिस, तब जाके मेरा जो कंपाउंड है देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा कि Cl हट के क्या आ जाएगा OH, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अभी भी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप तो अटैच रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जहां पर डाउस प्रोसेस में मेरे को लग रहा था 150 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड 623 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ रही है जब मैं एक NO2 ग्रुप लगाता हूँ। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़े आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होगा, और भी आसान हो जाएगा रिएक्शन करना। तो देखिए यहाँ पर जब मैं NaOH यूज करता हूँ तो टेम्परेचर और भी कम, यानी 403 डिग्री लगता है, आई मीन 403 केल्विन टेम्परेचर लगता है और हाइड्रोलिसिस लगता है। तो देख सकते हैं आप टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन थोड़ा आसान हो गया है। तो यहाँ पर देखिए Cl हट करके OH यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, बट नाइट्रो ग्रुप्स तो यहाँ पे अटैच रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और देखिए अगर मैं तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगाता हूँ तो यहाँ रिएक्शन सबसे आसान हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ आपको NaOH ही डालना पड़ेगा और हीट भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वार्म करेंगे और पानी डाल देंगे ना तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा कि यहाँ पर Cl हट के क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा और नाइट्रो ग्रुप अपने पोजीशंस पर एज इट इज रहेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप बढ़ाएंगे उतना आसानी से रिएक्शन हो रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एरोमेटिक हैलाइड रिएक्शन कैन बी डन विद सम ईज। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। पर सर हमको ये नाइट्रो ग्रुप नहीं चाहिए होगा तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप नाइट्रो ग्रुप लगा कि रिएक्शन आसानी से कर लीजिए और फिर नाइट्रो ग्रुप को निकाल दीजिए, ठीक है। तो रिएक्शन भी आसान हो जाएगा और अपना जो फिनॉल कंपाउंड चाहिए था वो मिल जाएगा। पर सर नाइट्रो ग्रुप को निकाले कैसे और नाइट्रो ग्रुप को लाए कैसे, तो ये सारी चीजें जो है वो आगे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हायर लेवल में या हायर स्टैंडर्ड में सीखने जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो डिफिकल्ट था उसका रेमेडी क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है। हाँ, आपको ग्रुप्स अटैच करने पड़ेंगे, 2-3 स्टेप्स ऊपर नीचे बढ़ जाएंगे, बट आसानी से किया जा सकता है। अदरवाइज रिएक्शंस आर रियली डिफिकल्ट फॉर द 4 रीजंस दैट यू नो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन पर बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। और जिसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी 11 में सीखा है, दैट इज हंसा। H for halogenation, A for alkylation, N for nitration, S for sulfonation, A for acylation, जिसमें से अल्काइलेशन और असाइलेशन एक फील्डक्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है। तो चलिए वो भी रिएक्शन हम इस चैप्टर में देखेंगे और इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में हम आ चुके हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए HANSA जैसे मैंने आपको सिखाया था, ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखना है। तो इसमें से आज हम हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन जो कि फील्डक्राफ्ट रिएक्शन होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आज तक हम लोग ने जो भी कंपाउंड पढ़े हैं उनका रियल लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। आई मीन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग हैलोजन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड हैविंग हैलोजन, यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड का रियल लाइफ में क्या यूज है हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो चलिए आज फटाफट शुरू करते हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अराइल हैलाइड्स। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि अराइल हैलाइड यानी क्या, बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर हैलोजन होगा, ठीक है, लाइक दैट। और हैलोजन जो होता है बेटा उसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं हैलोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा नेगेटिव, इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। तो इसी तरह से आप सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा हूँ, फटाफट बना के बता रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी आता है, सही है। कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे लगता है आप मेरे से भी फास्ट बना लेंगे, इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए थी, ठीक है। कुछ इस तरह से सही है। अब ये यहाँ आएगा और ये अपने ओरिजिनल शेप में वापिस, तो यानी 5वां स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इन सभी का हम लोग मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहां पर हैलोजन पर दिख रहा है आपको हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर दिख रहा है हल्का सा नेगेटिव चार्ज। तो इससे हम क्या पा रहे हैं कि देखिए अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक हैलाइड की, ठीक है,
तो हेलोजन जो है ना यहाँ पर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, बट इट इज डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि 3 तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है स्पेशल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज को लाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सही है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की, तो देखिए ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बेंजीन से कम कर देता है। तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो डीएक्टिवेटिंग, या फिर ऐसा कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन मेटा पर होता है। ठीक है, और कुछ होते हैं स्पेशल ग्रुप्स। स्पेशल ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप आता है जिसको कहते हैं हेलोजन। अब देखिए हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज लाएगा। इसका मतलब देखने वाले को लगता है कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी ये ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। हेलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट जरूर करेगा क्योंकि वो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग है। जब मैं कहता हूँ कि बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है, इसका मतलब क्या कि वो ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग अब जिसमें कन्वर्ट हो गया है वो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, या फिर ऐसा हम कहते हैं कि देखिए ये बेंजीन है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, बेंजीन है, इसकी रिएक्टिविटी डिफाइन कर चुके हैं। जब इस बेंजीन के ऊपर मैं OH ग्रुप लाता हूं तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल। अब मैं कह रहा हूं कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, इसका मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप दिस रिंग्स एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। ये ग्रुप इसका एक्टिविटी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये ग्रुप बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है। ठीक है, जैसे मैं आपकी बात करता हूं, जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया, मान लेते हैं NO2 ग्रुप, तो ये नाइट्रोबेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है बेंजीन से। तो ऐसा मैं कहता हूं कि ये ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर आने के बाद पूरा ही मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन रिंग से, उसे कहते हैं ग्रुप विच इज एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग। और ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे आने के बाद जो पूरा कंपाउंड बनेगा वो कम रिएक्टिव है बेंजीन से, जिसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऐसा लगता है कि वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, बट ये एक एक्सेप्शनल केस, याद रखिए। हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हेलोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमको बेंजीन रिंग, देखिए बेंजीन रिंग जो होता है वो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग एक्चुअली डीएक्टिवेट हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्टिवेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ज्यादा मेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑल्सो डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या, एरोमेटिक वाले कंपाउंड पर कोई रिएक्शन आसानी से हो ही नहीं रहा है। हाँ, सिर्फ एक्शन ऑफ मेटल आसानी से होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ना के बराबर होता है या बहुत विगरस कंडीशन से होता है, वो तो हमने सिखाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके रीजंस क्या है मैंने अभी आपसे डिस्कस किए कि हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है बेटा, डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, चाहे तो आप ये जो पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पॉइंट समझ रहे हैं। एक बार पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक से, आप लिख सकेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट शुरू करते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन से, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर तीनों भी जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होने वाले हैं, मतलब उसके पास क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन पुअरनेस होने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने वाली है। तो देखिए पहला रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है हैलोजिनेशन। ठीक है, अब मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको जनरल रिएक्शन। क्या आप क्या करेंगे, हेलोबेंजीन लेंगे, इसके ऊपर हेलोजिनेशन करने के लिए आप इसके अंदर हेलोजन ऐड करेंगे कि नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट, बिकॉज ये 11th में हमने सीखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट डालना पड़ता है। जनरली वो एक लुईस एसिड होता है, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एनहाइड्रस AlCl3, और आई कैन यूज एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, और हीट कर दूंगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो पर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा कि ये हेलोजन तो एज इट इज है ही जो पहले से था। ठीक है, चलो मैं उसको अलग कलर से लिख देता हूँ कि जो पहले से था ना वो अपने पोजीशन से कहीं नहीं जा रहा है, वो तो वही है। अब ये जो X है दो कंपाउंड बनाएगा, एक ऑर्थो पर आएगा और एक जो है वो आप देख सकते हैं पैरा पर आएगा, इस तरह से। ठीक है, आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा।
तो जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ना उसे कहते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट यानी ओ प्रोडक्ट। और जो पैरा पर आता है ना, सॉरी यहाँ पर ये बनाना भूल गया, ठीक है, हाँ, जो पैरा पर आता है उसे कहते हैं पी प्रोडक्ट यानी पैरा प्रोडक्ट। सही है। जनरली ऐसा होता है कि पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ देखिए, आप देखिए बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल है तो रिपल्शन बहुत कम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कम्पेयर टू दिस वन, देयरफॉर दिस एग्जिस्ट मोर स्टेबिलिटी विद मोर स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर कंपाउंड एंड दिस वन इज अ माइनर कंपाउंड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करके आप कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लीजिए, फिर आप क्लोरिनेशन करिए, ब्रोमिनेशन करिए, आयोडीनेशन करिए, दैट इज फेयर इनफ। ठीक है, तो चलिए जरा एक दो एग्जांपल मैं करके बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ जनरल रिएक्शन आपने लिखा होगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया किसी ने कि देखिए एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, क्लोरीन का एक्शन करना है क्लोरोबेंजीन पर, देखिए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आपको पता है हीट करना होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा, बिकॉज ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपने सीखा है ये सब पहले भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ ऑर्थो पर प्रोडक्ट मिलेगा। सर यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ तो ऑलरेडी एक H होता है ना, तो होने दो ना, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, तो HCl साइड प्रोडक्ट मिलता है, तब एक Cl यहाँ जाता है। सिमिलरली अब रिएक्शन अगर पैरा पोजीशन पर हुआ तो पैरा से भी एक H निकल जाएगा और उसके जगह यहाँ से Cl आएगा, यहाँ पे भी HCl निकलेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है HCl, जो कि यहाँ लिख दूंगा ना, फिर मैं लिख देता हूँ -HCl। सही बात है। ऑब्वियसली इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बेंजीन नहीं दिख रही है, यहाँ एक बेंजीन नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता करने की कोई जरूरत है, इट इज अंडरस्टूड। ठीक, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 2,2 डाई क्लोरो बेंजीन, या फिर ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये भी उसका एक नाम हो सकता है। मैं पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बहुत आसान चीज है। इसका नाम लिखना होगा तो क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सेम भी अगर मैंने आपसे कहा एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन क्लोरोबेंजीन, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। ठीक है, एक्सेट्रा। तो आप बहुत सारे रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं, मैं सारे करके नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, होमवर्क में दे दूंगा आपको रिएक्शन। सही, चलिए, तो इसी के साथ हमने हेलोजिनेशन तो कंप्लीट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट फंडे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाइट्रेशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ नाइट्रेशन की, देखिए क्या हो, यह हेलोबेंजीन ले लिया, इस पर आप ऐड करेंगे कॉन्क HNO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, और इसको आप क्या करेंगे, हीट। देखिए इन दोनों को ही क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं इन्हें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या करना होता है, अपने हेलोबेंजीन के ऊपर आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालना होता है, दैट इज कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, और हल्का सा इसको हीट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट। देखिए किस तरह से मैंने लेट मी राइट कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपने जो भी अटैच हाइड्रोजन रखा होगा तो ऐसे ही रहेगा। ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। और एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जहां पर हाइड्रोजन अपने पोजीशन पर रहेगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप पैरा पर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से सारे के सारे। सही है ना। तो सर यहाँ से क्या निकलेगा, H। तो देखिए अगर मैं HNO3 को अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ HONO2। देखिए HNO3 ही है ना ये, तो यहाँ से H और यहाँ से OH यानी वाटर निकल जाएगा ना, तो NO2 ग्रुप लगता है। सेम वे दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो उसके पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ से भी वाटर निकल रहा होगा। और एक हिंट बताऊं, आप यूज कर रहे हैं ना कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपको मैंने 11th से सिखा के रखा है। तो अगर ये कहीं रिएक्शन में यूज हो रहा है और वहां से पानी ना निकले, ऐसा तो भाई बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पानी निकलेगा ही निकलेगा जब आप H2SO4 यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेट वाला, क्योंकि उसका वही तो काम है, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत काम का, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होता है। वी ऑलवेज रिक्वायर नाइट्रेटिंग मिक्सचर फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी अगर आपको मैंने कहा कि इसका स्टेटमेंट लिखे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इन नाइट्रेशन रिएक्शन वी कन्वर्ट हेलोबेंजीन इनटू नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 लाइक दैट। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप आसानी से लिख ही पाएंगे ना, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, दैट इज एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑन क्लोरोबेंजीन, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन इनटू 2 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन एंड 4 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, लाइक दैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं इसलिए इसके अंदर थोड़ा फास्ट बढ़ रहा हूँ क्योंकि 11th में हम लोग ने इस पर बहुत प्रैक्टिस की है, तो मुझे यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, डिफिकल्टी आती है, तो ऑब्वियसली आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, मैं कभी भी क्लियर करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं नाइट्रेशन भी कंप्लीट करता है, इसके एग्जाम्पल होमवर्क में दूंगा मैं आपको। तो देखिए आगे बढ़ता है सल्फोनेशन की तरफ, जो कि इस लेक्चर का आखिरी रिएक्शन है। देखिए सल्फोनेशन के अंदर हम लोग सल्फोनिक एसिड के ग्रुप लाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, हम हेलोबेंजीन लेंगे, ठीक है, और उसमें हम एक्शन करेंगे कॉन्क H2SO4 का। अब बेटा ये कॉन्क H2SO4 जो है वो 98% कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ कि फ्यूमिंग लिखूंगा तो कॉन्क नहीं लिखने का, क्योंकि समझ में आता है कॉन्क वाला ही फ्यूमिंग होता है, तो फ्यूमिंग H2SO4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और तो आई कैन राइट ओलियम, क्या लिख सकता हूँ मैं, ओलियम। ठीक है, ओलियम इज नथिंग बट वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड 99.99% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम कहते हैं, और ओलियम का एक दूसरा नाम होता है फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, हाँ, पर ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO7। ठीक है, जब दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर उसमें से वाटर निकलता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसे हम ओलियम कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप की ब्लॉक में जरूर सीखेंगे, बट एनीवे ये यूज करने से क्या होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप आएगा, तो हेलोजन देखिए उसके पोजीशन पर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा SO3H ग्रुप, तो यहाँ से क्या निकला H, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो देखिए HOSO3H ऐसा लिखता हूँ, H2SO4 ही तो है ये, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो वाटर निकल जाएगा, और ये SO3H ग्रुप इसके पोजीशन पर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक बन के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद ब खुद इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट जनरेट होता है। ठीक है, चलिए, और एक पैरा प्रोडक्ट भी तो मिलेगा, तो वो भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर आएगा SO3H, इस तरह से यहाँ पे भी वाटर निकल रहा होगा। कॉन्क H2SO4 यूज करो वाटर ना निकले, ऐसा तो बहुत ही कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सल्फोनेशन भी समझ में आया है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्शन ऑफ H2SO4 या एक्शन ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 या फिर एक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो भी दिया होगा। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके बताना होगा। तीनों ही रिएक्शन के अंदर पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, और ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री सबसे ज्यादा किसमें है, पैरा प्रोडक्ट में है, इसलिए वहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ही वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। चलिए, अब समय हो गया होमवर्क का, तो मैं आपको होमवर्क को कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। राइट, देखिए होमवर्क में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, दैट इज प्रिपेयर पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। तो अब ये प्रोडक्ट प्रिपेयर करने बोला है, तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा, ये समझ के चलेंगे आप लोग। ठीक है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एंड ऑन क्लोरोबेंजीन, तो यही मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर ढूंढना होगा। ठीक है, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, अब दोनों ही लिखिए, बस मेंशन करिए कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। कन्वर्ट आयोडोबेंजीन इनटू पैरा आयोडोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यही मेजर प्रोडक्ट मान के चलिए कि इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है एनिलीन, एनिलीन में ऐसा क्या डालेंगे कि BDC यानी बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड बनेगा, उसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या ऐड करेंगे तो A बनेगा, A के अंदर ओलियम डालेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्क H2SO4 HNO3 का मिक्सचर एंड नाइट्रोजन मिक्सचर डालेंगे तो क्या बनेगा, और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डालेंगे तो क्या बनेगा। ये तीनों ही कंपाउंड आपको ढूंढना है, A ढूंढना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, और यहाँ की कंडीशंस। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको दे रहा हूँ पेज नंबर 228 पर रीड करिए और लर्न करिए और लिखिए, रीड लर्न एंड राइट द रीजंस विच आर फॉर डिफिकल्टीज इन SN रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। ठीक है, और पेज नंबर 227 पर आपको दिया होगा डिफिकल्टीज इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ही, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, एक बार पढ़ लीजिए टेक्स्ट बुक से, बस यूं ही। ठीक है, लर्न कर लीजिए और लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के रिमेनिंग फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, बहुत सारे MCQs, बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं करा के दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा यूजेस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द फाइनल लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप अब तक के सभी लेक्चर्स को बड़ी अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और फिर